हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस वो हम स्टार्ट लेंगे। और इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ उसमें इंश्योरेंस का मीनिंग और इसके फीचर है। वैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंश्योरेंस का मीनिंग बताया था। एक थोड़ा सा उसको हम रिकॉल कर देते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग है, इंश्योरेंस इज़ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस को हम एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ये represented by a policy in which an individual or entity receive financial protection or reimbursement against losses from an insurance company। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ये जिसको हम एक पॉलिसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पॉलिसी होती है जिसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेड होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल या कोई भी जो एंटिटी है, लाइक अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उनको फिनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। किससे मिलती है? कुछ लॉसेस अगर हो जाते हैं, अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उन लॉसेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी उनको रीइंबर्समेंट करती है, उनको मतलब पे करती है, उनके उस लॉसेस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती है। उनको उसका जो भी लॉस होगा उसके लिए उनको पे किया जाता है। द कंपनी पूल क्लाइंट रिस्क टू मेक पेमेंट फॉर मोर अफोर्डेबल फॉर द इंश्योर्ड। तो कंपनी क्या करती है, उस रिस्क को पूल कर देती है, उस रिस्क को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि जो भी इंश्योर्ड है तो उसको अफोर्डेबल पेमेंट की जा सके। मतलब अगर इंश्योर्ड को किसी भी तरह का लॉस हुआ है तो उस लॉस को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर यूज टू हेल्प अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फिनेंशियल लॉसेस बोथ बिग और स्मॉल। कि जो लॉसेस अगर होते हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो लॉसेस को कम करने के लिए इधर वो बिग नेचर का है या स्मॉल है, तो उनको कम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो इनका यूज़ किया जाता है। दैट मे रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द इंश्योर्ड और हर प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसा अगर कुछ हुआ है, जो रिस्क हुआ है जिसकी वजह से जो इंश्योर्ड है उसकी प्रॉपर्टी को या उसको खुद को किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है, तो इस तरह के रिस्क को कम करने की कोशिश करती है। और फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर डैमेज और इंजरी कोज टू अ थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को इसकी वजह से कोई भी अगर डैमेज होता है तो इन सब रिस्क को कम करने का काम इंश्योरेंस कंपनी का होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू इन रिस्क को कम किया जाता है, जो किसी इंडिविजुअल को हो सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन है इंश्योरेंस की। इसकी डेफिनेशन को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ फंक्शनल डेफिनेशन। सेकंड जो डेफिनेशन की हम बात करते हैं वो है कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन, या हम इस तरह की डेफिनेशन को एक लीगल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। लीगल डेफिनेशन होती है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ फंक्शनल डेफिनेशन। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये जो डेफिनेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी के फंक्शन पर बेस्ड है। तो इसको डिफाइन किया गया है। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज ए कोऑपरेटिव डिवाइस टू स्प्रेड द लॉस कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर रिस्क ओवर ए नंबर ऑफ पर्सन who are exposed to it and who agree to insure themselves against the risk। तो इसमें जो होता है ये एक ऐसा कोऑपरेटिव डिवाइस है जिसमें जो रिस्क होता है कि जो एक पर्टिकुलर रिस्क है ये बहुत सारे लोगों में इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। मतलब जो एग्री होते हैं कि वो इंश्योरेंस क्लेम को पे करेंगे। तो इसमें जो है इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अनसर्टेनिटीज़ को काफ़ी हद तक सर्टेन बनाने के एफर्ट्स किए जाते हैं। जिसमें जो रिस्क होता है इसको पर्सन कलेक्टिवली आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं, और हमारी तरह इंश्योरेंस करवाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अगर बाय चांस मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ में इंजरी हो जाती है, मेरी किसी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है जिसका मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था,
तो जो सब लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया हुआ है तो उसी में से मुझे क्लेम पे कर दिया जाएगा। दैट मीन्स वो इंश्योरेंस क्या हुआ, वो सिर्फ एक पर्सन तक ही सीमित नहीं रह गया, सिर्फ एक पर्सन के ऊपर उसका बर्डन नहीं आया, रादर वो जो पूरा का पूरा लॉस है, वो जो पूरा का पूरा लॉस होने का जो रिस्क है वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से जो इंश्योरेंस है ये एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर जो लोग हैं वो कलेक्टिवली रिस्क के लॉसेस को आपस में शेयर कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये कुछ लोगों के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ऐसा सोर्स होता है। कुछ लोगों का लॉस है और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बहुत सारे लोगों में होता है। मतलब इंश्योरेंस एक ऐसा सोर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ अ फ्यू पर्सन इनटू मैनी पर्सन, कि बहुत सारे लोगों के बीच में इस लॉस को डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम इंश्योरेंस को क्या कह सकते हैं, ये कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क होता है। कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क का मतलब कोई एक पर्सन रिस्क को बियर नहीं कर रहा है, रादर कलेक्टिवली बहुत सारे लोग रिस्क को बियर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक फंक्शनल बेस पर इंश्योरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो बेस हो सकता है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल या एक लीगल बेस, हम इसको कह सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, बेसिकली जो बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस होता है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस है, जिसके अंदर एक पर्सन क्या करेगा, वो किसी और पर्सन को सिक्योर करने के लिए एग्री होता है। और किस चीज़ से सिक्योर करना है, कोई भी ऐसी अगर इवेंट होती है जो फ्यूचर में है, होने हो सकती हैं, जो अनसर्टेन है, तो उसकी वजह से जो भी लॉस होगा तो उसको बियर करने का जो काम होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। दैट मीन्स इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इंश्योर्ड के लॉसेस को बियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योरर ले लेता है। तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है, इंश्योरेंस हैज़ बीन डिफाइंड टू बी that in which a sum of money as a premium is paid in consideration of the insurance incurring the risk of paying a large sum upon a given contingency। कि अगर कोई एक कंटीजेंसी है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी इवेंट हो सकती है जिसमें रिस्क है कि उसमें हमें लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से बचने के लिए हम अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और इस इंश्योरेंस के करवाने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ता है। दैट मीन्स हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो जो इंश्योरेंस है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक फीचर ऑफ इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की क्या क्या फ़ीचर हो सकती हैं। सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन, कोऑपरेटिव डिवाइस है, प्रोटेक्शन ऑफ फिनेंशियल रिस्क, गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सर्टेनिटी एंड कंटिजेंसी, इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग, सब्रोगेशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस कैन नॉट बी नेम एज चैरिटी। तो वन बाय वन हम इन सारी फीचर को इलेबोरेट करेंगे, प्रॉपरली हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट फीचर क्या है इंश्योरेंस की, दैट जो फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, अगर एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि एक लॉफुल ऑफर होना ज़रूरी है एप्लीकेंट के थ्रू। एप्लीकेंट पहले ऑफर करेगा और ये ऑफर एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और इंश्योरर के थ्रू भी इसकी एक लॉफुल एक्सेप्टेंस होती है कि जो एप्लीकेंट है जिसको इंश्योरेंस करवाना है तो वो पहले एक लॉफुल ऑफर करता है और फिर जो इंश्योरर है जो इंश्योरेंस करेगा वो अपनी लॉफुल एक्सेप्टेंस देता है। टर्म लॉफुल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी ऑफर है या जो भी एक्सेप्टेंस है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में जितने भी रूल्स बताए गए हैं रिगार्डिंग ऑफर और एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हमने ऑफर या एक्सेप्टेंस किया है, तो उन रूल्स के ऊपर बेस्ड होना ज़रूरी है। कि अगर हम
किसी प्रॉपर्टी का या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हम पहले ऑफ़र करते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है कि हाँ, अगर रिस्क होता है तो उसके लिए इतना पे किया जाएगा। लेकिन जो ये ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होती है, दी शुड बी लॉफुल होना इनका ज़रूरी है। और ये लॉफुल हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो किसी भी जो हमारा डील है उसकी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर कोई इंश्योरेंस इलीगल है, ठीक है, और जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है तो उसको हम लीगल या लॉफुल नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्या रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका लीगल होना ज़रूरी है, कि हम कभी भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कभी भी ऐसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं ले सकते हैं। जैसे अगर हम किसी ऐसे पर्सन के लिए, अगर हमने किसी ऐसे पर्सन के लिए कोई पॉलिसी ली है कि अगर वो सुसाइड कमिट करता है तो उतना हमें वो मिलेगा, मतलब हमें इतना वो मिलेगा, लाइक अगर उससे जो लॉस होगा तो उसका हम इतना क्लेम दिया जाएगा, या अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल होना ज़रूरी है, लीगल होना ज़रूरी है। थर्ड जो फीचर है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंश्योरेंस जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है जिसमें एक पार्टी एग्री होती है दूसरी पार्टी के लिए कि क्या अगर कोई इवेंट होने पर उनको कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तो उससे जो भी लॉस होगा तो उसके लिए उसको क्लेम पे किया जाएगा। दैट मीन्स इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये किन इवेंट्स के लिए होता है, जो इवेंट अनसर्टेन होती हैं, ठीक है, कि अनसर्टेन है या सर्टेन भी अगर है। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम ये सर्टेनिटी है कि एक पर्सन की डेथ होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल वो डेथ तो होनी है, तो वो तो सर्टेनिटी है। ऐसी अनसर्टेनिटी क्या होता है, लाइक अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, हमने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है, अगेंस्ट एक्सीडेंट हमने करवाया है, तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी है कि एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दैट मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा सर्टेन या अनसर्टेन इवेंट की वजह से, अगर कोई लॉस हो सकता है तो उसकी वजह से जो भी तो उसका क्लेम पे किया जाएगा। कंसिडरेशन को भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम ये बात करते हैं कि अगर प्रॉमिस मेड फॉर नथिंग, कि किसी के लिए भी नहीं अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं अगर हमने पे करना, तो वो सही नहीं होगा। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाना है तो हमें उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं और आपका इंश्योरेंस कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उनको पे करना होता है और वो प्रीमियम के फॉर्म में होता है, क्योंकि प्रीमियम मिलने पर ही तो वो दूसरी पार्टी के रिस्क को बियर करने के लिए एग्री होती है। इंश्योर्ड को अमाउंट पे करेगी या उसके जो भी नॉमिनी होते हैं तो उनको कुछ सर्टेन अमाउंट उसको पे की जाती है अगर किसी अनसर्टेन इवेंट होने की वजह से कोई लॉस होता है, तो कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव डिवाइस है। जो इंश्योरेंस होता है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस डील के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और इसमें जो होता है, जो इंडिविजुअल रिस्क होता है वो इस एसोसिएशन को ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स क्या कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक अगर आपने पॉलिसी ली है तो आपने अकेले पॉलिसी नहीं ली है, बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी ली है। तो अगर किसी भी एक पर्सन को कोई भी लॉस होता है तो वो सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा, रादर वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो एक कोऑपरेटिव डिवाइस है, तो एक कोऑपरेशन के साथ ये लॉस का डिवीज़न होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फिनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस जो होता है वो किस तरह के रिस्क कवर करता है, जिनको हम मनी टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको
जिनको हम मनी टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिनेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करना इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है, मतलब प्रोटेक्शन देना काम है। अब ये चेक करना काम नहीं होता है कि वो रिस्क हुआ क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न था, तो वो चेक नहीं करेगी, मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं लेती है कि जो लॉस हुआ है वो क्या रीज़न था, क्या वजह थी। तो सिर्फ उसको इंश्योरेंस जो होती है कंपनी उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो फीचर है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब कि आपस में एक दूसरे पर विश्वास होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी दोनों पार्टीज़ हैं उनका एक तरह से वो सेम माइंड की, उनके बीच में सेम अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस कर रही है या जो इंश्योर्ड है वो किसी फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। तो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है, मतलब एक सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम माइंड होना ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसा किसी भी तरह की कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई फ्रॉड ऐसा होना चाहिए जिसको हमने डिस्क्लोज ना किया हो, कि सब कुछ डिस्क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम कुछ ऐसा इंश्योरेंस करवाते हैं, हमें पता है कि इस पर्सन की डेथ होने वाली है या वो कैंसर है उसको, और ये चीज़ हम क्लियर नहीं करते हैं, वो रिपोर्ट हम सही नहीं दिखाते हैं और उसका क्या होगा, हमने एक तरह से फ्रॉड किया है, तो ये गलत है। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड दोनों के बीच में एक गुड फेथ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस के, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस के अलावा ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंडैम्निटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि एक पर्सन का जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उसको लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी लॉस हुआ है तो उसको बियर किया जाता है। देखो लाइफ इंश्योरेंस में तो क्या होगा, किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसको कंपेंसेट करना इजी नहीं होता, तो उसको हम इंडैम्निटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। इंडैम्निटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारे इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल होता है। सर्टेनिटी एंड कंटिजेंसी, ये भी इंश्योरेंस के एक फीचर है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सर्टेनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो डेथ है वो तो होनी ही होनी है, वो सर्टेनिटी उसकी अकरेंस होगी, तो इसीलिए पेमेंट तो सर्टेन होती है। लेकिन अगर हम एक ऐसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जैसे फायर है, थेफ्ट है, अर्थक्वेक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या मेराइन का जो इंश्योरेंस है, तो ये जो सारे इंश्योरेंस होते हैं, ये जो सारी इवेंट होते हैं वो कंटिजेंट है कि हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर कंटिजेंसी होती है तो पेमेंट की जाएगी और अगर नहीं होती है तो कोई भी अमाउंट इंश्योर्ड को पे नहीं की जाएगी। दैट मीन्स जो इंश्योरेंस होता है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और कंटिजेंसी भी हो सकती है। इस तरह की इवेंट सर्टेनिटी और कंटिजेंसी ये इवेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस के फीचर में, इंश्योरेंस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गैम्बलिंग नहीं होती है, क्योंकि इंश्योरर को हम जो एश्योर्ड अमाउंट है वो उसी कंडीशन में पे किया जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंडीशन लिखी गई है, जो अनसर्टेन इवेंट को लिखा गया है, जो इवेंट हो सकती है, तो उसी कंडीशन में पे किया जाएगा। तो लेकिन जो गेम और गैम्बलिंग होता है तो उसमें प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो वो ऐसी इवेंट होती है जिसमें हमेशा लॉस ही होगा। एक्सीडेंट में लॉस होगा, अर्थक्वेक आता है तो वो लॉस होगा, फ्लड आता है तो वो लॉस होगा, अगर कोई आग लग जाती है तो उसकी वजह से लॉस होगा, तो उसमें किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो ये गैम्बलिंग नहीं होता है जो इंश्योरेंस है। सबरोगेशन, जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जनरल इंश्योरेंस जैसे फायर इंश्योरेंस है, मेराइन इंश्योरेंस है, तो ये सब जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं।
तो ये जो है, जो जनरल इंश्योरेंस है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन इसके अंडर आता है। सबरोगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है अपनी किसी प्रॉपर्टी का और इसका लॉस हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी हमें उस लॉस के लिए क्लेम पे कर देती है, तो फिर उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कोई राइट नहीं रहता है। मतलब उसके जो राइट होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उनकी जो ओनरशिप होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। तो एक तरह से ट्रांसफ़र है। जैसे अगर हमने किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया था और व्हीकल का पूरी तरह से वो डैमेज हो जाती है, उसका पूरा लॉस हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे देती है, तो उसका जो भी बाद में उसकी जो भी स्क्रैप वगैरह है, जो उसको सेल करने से जो भी अमाउंट आएगी, तो उस पर इंश्योर्ड का किसी भी तरह का राइट नहीं होगा। तो वो जो राइट है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसके अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब कि अगर उसका लॉस हुआ तो उसका, अगर उस प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो उसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है, किसी पर्सन की लाइफ की वजह से आपके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, किसी ऑब्जेक्ट के लॉस होने की वजह से आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा, तो तभी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। आप किसी ऐसे पर्सन का इंश्योरेंस करवाते हो जिसको आप जानते नहीं हो, तो वो इंश्योरेंस की में हम नहीं ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको उसके अंदर जो है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस की जो लास्ट फीचर है, इंश्योरेंस कुडंट बी नेम एज चैरिटी। हम इंश्योरेंस को चैरिटी नहीं कह सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चैरिटी बिकॉज चैरिटी इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन, बट इंश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रीमियम। अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी को चैरिटी देते हो, किसी को दान देते हो, तो आप उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका इंश्योरेंस कर रही है, आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर रही है, तो उसके बदले में आप उनको प्रीमियम पे कर रहे हो। दैट मीन्स जो इंश्योरेंस होता है वो चैरिटी नहीं होती है। Insurance provides safety and security to the policy holder because इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम इट गारंटी द पेमेंट ऑफ लॉस, कि आपको वो लॉस करने की पेमेंट कब देगी, जब आप उसको प्रीमियम पे करते हो। तो प्रीमियम जो होता है वो एक ऐसा कंसिडरेशन है फॉर वन पार्टी एंड टू पे कंपेंसेशन अगेंस्ट लॉस इज द कंसिडरेशन फॉर अदर पार्टी। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए कंसिडरेशन है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस के अगेंस्ट जो पेमेंट कर रही है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। तो हम इसको चैरिटी नहीं कह सकते हैं। दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट के में एंटर हुए हैं और उसमें दोनों का कोई ना कोई कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। तो ये सब फीचर्स थे। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।